नमस्कार। पिछले महीने एनडीए का पुनर्जन्म हुआ, उसको पुनर्जीवित किया गया और दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन का एक नामकरण हुआ इंडिया। जिस समय बेंगलुरु में इंडिया की बैठक हो रही थी, उसी समय दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई जिसमें 38 पार्टियां शामिल हुई। तो एनडीए के पुनर्जीवित होने और विपक्षी गठबंधन इंडिया के एक फॉर्मल शेप लेने के बाद पहला चुनाव सर्वेक्षण आया है जो लोकसभा चुनाव को लेकर के किया गया है। सी वोटर के इस सर्वेक्षण में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आगे की तस्वीर का कुछ अंदाज़ा लग रहा है। जैसे सबसे मोटी तस्वीर अगर देखें तो इस सर्वेक्षण में ये बताया गया है कि एनडीए को 43% वोट आएगा और जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, उसको 41% वोट आएगा। यानी दोनों के वोट में सिर्फ 2% का अंतर होगा। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 2% वोट ज़्यादा आएंगे। ये एक पॉपुलर परसेप्शन भी है, जो लोकप्रिय धारणा इस समय है, जो कहीं भी आप बात करिए, चाय की दुकान पर, पान की दुकान में या मीडिया समूहों के दफ्तर में, न्यूज रूम में बात करिए, तो एक मोटे तौर पर जो धारणा है या जो अंदाज़ा लोग बता रहे हैं उसकी पुष्टि इस सर्वे से हुई है। 2% का फर्क है, 2% वोट ज़्यादा इस समय मिलते दिख रहे हैं बीजेपी वाले एनडीए को। अब इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पहला सर्वे हुआ है, बड़ा सर्वे हुआ है, बड़े सैंपल साइज के साथ हुआ है, जो एनडीए के पुनर्जीवित करने एनडीए को और इंडिया के फॉर्मल शेप लेने के बाद हुआ है। तो एक मोटी तस्वीर 43% वर्सेस 41% वोट का है। दूसरी जो मोटी तस्वीर है वो ये है कि इस 43% वोट के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए फिर से 300 से ज़्यादा सीटें हासिल कर लेगा और 41% वोट हासिल करके भी अपोजिशन का गठबंधन 200 के नीचे रुक जाएगा। ये मोटी फाइंडिंग है जो उस सर्वे से पता चल रहा है। अब वो इसके क्या ऐसा क्यों होगा, अगर ऐसा होता है तो क्यों होगा, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले जो मोटी तस्वीर निकल रही है इस सर्वे से उसको देखते हैं। उसके मुताबिक बीजेपी को अकेले 39% वोट आएगा, जो पिछली बार उसको जो 37% वोट मिले थे उससे 2% ज़्यादा है, लेकिन उसकी सीटें 287 होंगी। पिछली बार उसको 303 सीट मिली थी, 37% वोट था। इस बार 39% वोट होगा और सीटें उससे 16 कम होकर के 287 रहेंगी। दूसरी ओर जो महागठबंधन है एनडीए इंडिया है, उस इंडिया में कि 41% वोट में कांग्रेस का वोट 22% होगा। उसके वोट में भी 2% का इजाफा हो रहा है। उसका 20 से बढ़ के 19 से कुछ ज़्यादा था, उससे बढ़ के 22 हो रहा है और उसकी सीटें 52 से बढ़ के 74 हो रही हैं। ओवरऑल एनडीए का वोट 43% और सीटें 306, इंडिया का वोट 41%, सीटें 193। ये एक मोटी फाइंडिंग है। अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बीजेपी का जो वोट है वो कंसंट्रेटेड है कुछ सर्टेन एरियाज में। एक बड़ा एरिया ऐसा है जहां बीजेपी का वोट नहीं है या बहुत कम वोट है। इसलिए जो ओवरऑल में अगर 43% है, अगर 100 में 43 आदमी वोट कर रहा है बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को, तो अगर एनडीए के कोर वोट को ध्यान में रख के देखें, अगर उसके सबसे मजबूत असर वाले इलाके को ध्यान में रख के देखें, तो ये जो 43% वोट है ये बढ़ के 50% से ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी का जो वोट है, जो बीजेपी और संघ का कोर वोट आधार रहा है, वो बुनियादी रूप से मध्य भारत और उत्तर भारत के इलाकों में रहा है, हिंदी पट्टी के इलाकों में रहा है और उसके अलावा पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात में रहा है। इसके अलावा दक्षिण में सिर्फ एक ही राज्य है, कर्नाटक, जहां बीजेपी का वोट आधार है, संघ का काम है। तो अगर पूरे देश में 140 करोड़ में अगर 95-96 करोड़ वोटर है, मान लें 100 करोड़ वोटर है, उस 100 करोड़ वोटर्स में से अगर किसी ने सर्वे में ये निकाला है निष्कर्ष कि 43 आदमी बीजेपी को वोट करेगा ओवरऑल 100 करोड़ में, 100 करोड़ वोटर्स में, तो बीजेपी के कोर असर वाले इलाके में ये परसेंटेज बढ़ के 50 से ज़्यादा हो जाएगा और फिर वही बीजेपी के जीत की गारंटी होती है। यही कारण है कि उस वोट में इंडिया और एनडीए के वोट में 2% का फर्क होने के बावजूद दोनों के सीट में 100 से ज़्यादा सीटों का फर्क है। कोई 114 सीटों का अगर फर्क है तो वो 113 सीटों का फर्क है अगर, तो वो इसी वजह से है क्योंकि बीजेपी का वोट एक सर्टेन एरिया में, एनडीए का वोट एक सर्टेन एरिया में कंसंट्रेटेड है और इसके मुकाबले जो इंडिया का वोट है अपोजिशन गठबंधन का, वो पूरे देश में फैला हुआ है। उसके पास तमिलनाडु में भी वोट है, केरल में भी है, कर्नाटक में भी है,
आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी है, जबकि इन राज्यों में कर्नाटक छोड़ दें तो बाकी जगह बीजेपी का वोट परसेंटेज बहुत कम है, दहाई में भी उसके वोट नहीं पहुंचते हैं। और उसमें एक पंजाब को भी जोड़ लें तो 5 बड़े राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का वोट नहीं है, और यही कारण है कि उसके वोट में ज़्यादा अंतर नहीं होने के बावजूद उसके जीत का अंतर ज़्यादा हो जाता है। अगर इस आंकड़े की थोड़ी बारीकी में जाएंगे तो इस सर्वे ने कहा है कि 50% के करीब वोट मिलेगा उत्तर प्रदेश में, और 80 में से 72 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। ये बीजेपी और उसका सहयोगी जो अपना दल थी, उन दोनों को मिलाकर के 2014 के चुनाव में 73 सीटें आ चुकी हैं, इसलिए 72 सीट का आंकड़ा कोई बहुत चौंकाने वाला नहीं है। उस समय उसको 73 सीटें आई थी, जिसमें 70 सीट अकेले बीजेपी ने जीती थी, 3 सीटें उसकी सहयोगी पार्टी को मिली थी, और बची हुई 7 सीटों में से 5 समाजवादी पार्टी को और 2 कांग्रेस पार्टी को। उसके अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के लड़े 2019 में, तो तस्वीर थोड़ी बदली। तब इन दोनों पार्टियों को 15 सीटें आई और कांग्रेस 1 सीट जीती। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 64 सीटें मिली, जिसमें बीजेपी की अपनी सीट 62 है। अब वो बताया जा रहा है कि सर्वे के बाद 50% इस बार वोट होगा, 49% से कुछ ज़्यादा, और सीटें 72 हो जाएंगी। तो ये बहुत स्वाभाविक है अगर वोट इतना बढ़ता है। 2014 के चुनाव में जब बीजेपी ने 73 सीटें जीती थी, उस समय मायावती भी एक फैक्टर थी, उनको 20% वोट आया था, हालांकि सीटें कोई नहीं मिली थी। उसके बाद से उनका वोट लगातार बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अगर बीजेपी उसके जो कुछ दलित वोट लेकर के और कुछ अन्य पिछड़ी जातियां, जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, उनके बीच अपना आधार मजबूत करके अगर वोट प्रतिशत बढ़ा लेती है, उसको 50% के करीब वोट मिलता है, तो 72 सीट का आंकड़ा कोई चौंकाने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा एडवांटेज बीजेपी को यहीं से मिलेगा, उत्तर प्रदेश से। और जो दूसरा एडवांटेज वाला स्टेट है वो गुजरात है। गुजरात जो प्रयोगशाला थी, उसी तरह की प्रयोगशाला अब उत्तर प्रदेश है। तो गुजरात में हो सकता है कि बीजेपी फिर से सभी 26 सीटें जीते और 70-72 सीट उत्तर प्रदेश में जीते इस सर्वे के हिसाब से। तो 90 से ज़्यादा सीटें तो उसको इन 2 राज्यों से आएंगी, और ये उसका एडवांटेज इतना बड़ा है कि जिसकी भरपाई करने के लिए अपोजिशन के अलायंस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो दूसरे आगे अगर इसी तरह से राज्यवार देखें तो 2 राज्यों में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रही है, बंगाल और बिहार। बिहार में पिछली बार एनडीए ने छप्पर फाड़ जीत हासिल की थी, 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, लेकिन अपने 16 सीटों के साथ नीतीश कुमार अब एनडीए से अलग हो गए हैं। और अब जो एनडीए बचा है उसके पास, उसमें बीजेपी की 17 और लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़ों को मिलाकर के 6 सीटें हैं, यानी 23 सीट एनडीए के पास है। इस सी वोटर के सर्वे ने कहा है कि एनडीए को अब 14 सीटें मिलेंगी, यानी एनडीए को वहां 9 सीट का नुकसान बताया जा रहा है इस सर्वे के हिसाब से, और वो 9 सीटें चली जाएंगी महागठबंधन यानी इंडिया के फेवर में, जिसके पास अभी सिर्फ 16 सीटें नीतीश कुमार की हैं और 1 सीट कांग्रेस की है। तो 17 सीटें हैं, उसमें 9 सीटें और जुड़ जाएंगी। ऐसा ये इस सर्वे के हिसाब से, अगर इस सर्वे को यकीन करें तो वो 9 सीटें उसमें जुड़ जाएंगी। तो इस तरह से उनकी सीटों की संख्या 26 हो जाएगी और 14 सीट एनडीए को मिलेगी। तो ये 9 सीट का नुकसान है। यहीं पर बीजेपी को मात देने की स्थिति यहीं बन रही है एनडीए की। एनडीए को हराने की जो इंडिया का एडवांटेज हो सकता है वो यहाँ हो सकता है। बिहार में ये पहले से कहा जा रहा था। नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस के साथ आने के बावजूद अगर बीजेपी 14 सीट जीतती है तो ये इसका मतलब फिर उसको नहीं रोका जा सकता है देश में। अगर वो सिंगल डिजिट में आए बिहार में, तभी एनडीए के लिए कोई मौका बनेगा। और वो स्थिति हो सकती है अगर इन तीनों पार्टियों और उसके अलावा जो लेफ्ट पार्टियां इनके अलायंस में हैं, उनके बीच स्ट्रेटेजिकली सीटों का इस तरह से एडजस्टमेंट हो, इस तरह से सीटों का बंटवारा हो, इस तरह का अलायंस हो, तो वहां बीजेपी को रोक सकते हैं ये लोग। और दूसरा स्टेट पश्चिम बंगाल है, जहां इस सर्वे ने कहा है कि बीजेपी अपनी पिछली बार 18 सीटें जीती थी, इस बार भी उसको 18 सीटें मिलेंगी, और जो अपोजिशन का अलायंस होगा उसको 24 सीट मिलेगी। अब ये पता नहीं है वहां एनडीए को एक साथ रख के किया गया ये सर्वे है, इसमें ये रहेगा या नहीं रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि वहां लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ मिल करके लड़े। हो सकता है कि दोनों पार्टियां अलग लड़ें, जिस तरह से अभी वहां धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है, और उस बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने लेफ्ट पार्टी को सपोर्ट किया है, लेफ्ट पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया, सीपीएम के कैंडिडेट को, जबकि बीजेपी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में सीधी लड़ाई है। अब इस एक बाई इलेक्शन वाली सीट का जो नतीजा आएगा, सिलीगुड़ी में आता है, सिलीगुड़ी इलाके में ये धूपगुड़ी सीट है, और अगर उस सीट पर अगर ये ऐसा होता है कि बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के वोट काटने से बीजेपी हारती है,
तब तो बहुत संभव है कि ममता बनर्जी इसी स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ें कि ये दोनों पार्टियां अपना अलग चुनाव लड़ें और बीजेपी के वोट काटें। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है, अगर इन दोनों के वोट काटने से बीजेपी जीत जाती है और ममता बनर्जी हारती हैं, तब फिर वो इंडिया का अलायंस वहां पश्चिम बंगाल में भी बनेगा। वो स्थिति अभी बाद में क्लियर होगी। तो इसलिए अभी की स्थिति में ये जो 24 और 18 का आंकड़ा है, इसको बहुत डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता है। लेकिन किस तरह से स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है, किस तरह से सीटों की एडजस्टमेंट होती है, उससे यहां भी अपोजिशन अपनी बढ़त बना सकता है। इसके अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र 2 राज्य हैं जहां अपोजिशन का अलायंस बीजेपी को उसकी जो पिछली बार 56 सीटें मिली थी उसमें कुछ कम कर सकता है वहां। तो ये अगर इस बात को समझें कि वोट में तो अब एक मोटी तस्वीर ये भी आ गई है सामने कि आमने सामने का चुनाव होगा और उस आमने सामने के चुनाव में मुकाबला बहुत नजदीकी होगा, 2% वोट का अंतर होगा। और ये तस्वीर बदल भी सकती है अगर अगले 8-10 महीने में अपोजिशन का अलायंस और मजबूत होता है और पार्टियां जुड़ती हैं, उनका बीच सीमेंटेड होता है, उनका अलायंस और सीमेंटेड होता है, ग्राउंड लेवल पर उनके वर्कर्स के बीच, उनके नेताओं के बीच तालमेल समन्वय बेहतर होता है। और कोई ऐसी अनफॉर्सिन जो ऐसी कोई ऐसी घटना जो किसी को दिखाई नहीं दे रही, ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उससे जो तस्वीर बदलेगी, उससे जो राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा, उससे ये आंकड़े भी बदल सकते हैं। लेकिन उस पर नजर रखने की जरूरत होगी और उसको कुछ अपने हिसाब से मैनूवरिंग करनी होगी जो एनडीए की तरफ से बीजेपी करेगी और अपोजिशन के अलायंस की सारी पार्टियों को अपना अपना करना पड़ेगा। और इस बात में इसको समझना होगा इन आंकड़ों को देखते हुए कि ओवरऑल ये आंकड़ा भले इतना बड़ा है, लेकिन राज्यों के स्तर पर राज्यवार अगर देखेंगे तो अभी भी प्रादेशिक पार्टियों के साथ बीजेपी की लड़ाई है, जिसमें प्रादेशिक पार्टियां अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। अब जो दूसरी बात है कि किस तरह से अपोजिशन का स्ट्रेटेजिक अलायंस या सीट एडजस्टमेंट होगा जिसमें वो लोग इसको चैलेंज कर सकते हैं या इसे उलट नतीजे ले आ सकते हैं। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। जो बार बार विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि 2004 में भी इसी तरह का माहौल था और किसी को अंदाजा नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए हार जाएगा, बीजेपी हार जाएगी, लेकिन बीजेपी हार गई 2004 में। तमाम फील गुड और इंडिया साइनिंग के नारे के बावजूद बीजेपी हार गई थी। अब उस तरह की स्थिति नहीं है 2024 तक। 2004 से 2024 के बीच गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है, राजनीति बहुत बदल गई है, जमीन आसमान का फर्क आ गया है। सबसे पहले तो ये समझें कि उस समय जो बीजेपी थी, आज बीजेपी उससे कई गुना ज्यादा मजबूत हो गई है। अब 1999 2004 से पहले वाले चुनाव का अगर हम लोग लें और उसकी तुलना 2019 के चुनाव से करें तो वो फर्क दिखाई देता है। 1999 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 182 सीट जीती थी, लेकिन उसको सिर्फ 24% वोट आया था। और कांग्रेस पार्टी 114 सीट जीती थी, लेकिन उसको 28% वोट था। यानी बीजेपी से 4% ज्यादा वोट कांग्रेस को मिला था, सीटें भले उसकी कम थी। कांग्रेस उस समय एक मजबूत पार्टी थी और उसको 28% अपना वोट था। लेकिन 2019 का जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट आए और कांग्रेस को सिर्फ 20% वोट मिला। यानी 20 साल के अंदर कांग्रेस के वोट और बीजेपी के वोट में 17% से ज्यादा का फर्क आया। 17% तो कम हो गई कांग्रेस, जो 19 में 4% ज्यादा थी। इसका मतलब है 21% वोट का फर्क आया है दोनों के बीच में। 21% वोट से पीछे गई है कांग्रेस। तो अब कांग्रेस वो नहीं है जो 2004 में थी और चुनाव जीत गई थी। दूसरा फर्क क्या है कि उस समय चुनाव होते थे शुद्ध राजनीतिक मुद्दों पर। सरकार अपने काम का ब्यौरा रखती थी और राजनीतिक भाषण होते थे, उन मुद्दों पर चुनाव होता था। राष्ट्रीय भावनाओं पर चुनाव नहीं होता था। राष्ट्रीय भावनाओं को उभार कर चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं थी। हिंदुत्व का मुद्दा इस तरह से इतना प्रखर, इतना मुखर नहीं था, इतना प्रबल नहीं था। राष्ट्रवाद का मुद्दा इतना प्रबल नहीं था। मजबूत नेतृत्व का मुद्दा इतना प्रबल नहीं था। गठबंधन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी चला रहे थे। भारत के विश्व गुरु होने का नैरेटिव नहीं था। तो ये समूचा नैरेटिव, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो ये सारी चीजें बदल गई हैं। बीजेपी एक मजबूत ताकत हुई है, 24% से बढ़ के उसका वोट 37% हुआ है। और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी का एक मजबूत नेतृत्व आया है, जिसके नाम पर बीजेपी अब चुनाव लड़ रही। और उसके साथ बीजेपी एक चुनाव लड़ने की मशीनरी में तब्दील हो गई है। वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। उसके पास संसाधनों की प्रचुरता है, उसका आईटी सेल जो है उसकी बहुत मारक क्षमता है और तमाम दूसरी चीज़ें हैं जो उसके पास, तमाम संसाधन और लीडरशिप और ये सारी चीज़ें हैं। तो 2004 भजने से 2024 के नतीजों पर कोई असर नहीं होगा। अभी वर्तमान परिस्थितियों में जो इंडिया की पार्टियां, उनको वर्तमान परिस्थितियों का ध्यान रख के चुनाव में जाना होगा।
उन्होंने सारी पार्टियां साथ मिल करके 26 पार्टियों ने साथ मिल करके मुकाबला नजदीकी बना दिया है। 2% के अंतर तक वो ले आए हैं। अब इस 2% का अंतर को खत्म करके अगले 8-10 महीने में और 2% अगर ज्यादा वोट लेना है तो उसके लिए अपोजिशन की पार्टियों को नैरेटिव वहां से हटाना होगा जहां बीजेपी ले गई है। बीजेपी अगर ये बता रही है, जो भारत की चमकदार तस्वीर दिखा रही है कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया का ग्रोथ इंजन बन रहा है, उसकी हकीकत बतानी होगी। देश में जो महंगाई की दर है वो बतानी होगी, जो बेरोजगारी है वो बतानी होगी, जो ग्रोथ इंजन बनने की जो हकीकत है वो बताना होगा कि कोई ग्रोथ इंजन नहीं बन रहा है, कोई मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है, भारत में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लग रही है, नहीं, सिर्फ असेंबलिंग हो रही है। और उसके आधार पर जो हल्ला मचाया गया, शोर मचाया गया, वो अपनी जगह, उसकी एक पोल खोलनी होगी। जो हिंदुत्व का मुद्दा है उसके बरक्स जो एक लाइन पकड़ी है अपोजिशन की पार्टीज ने कि सामाजिक न्याय का फॉर्मूला सामने रखना है। जातीय जनगणना जो बिहार में हुई है, जातीय गणना हुई है और आर्थिक सामाजिक आंकड़े जुटाए गए हैं, उसको जल्दी से जल्दी सामने ले आकर के और उसके आधार पर आरक्षण का जो नया दाव चलना है अपोजिशन को, वो चलना होगा। ये हिंदुत्व की काट में उसको फिर से अपना सामाजिक न्याय की बात लानी होगी। मंदिर के मुकाबले जो मंडल का नैरेटिव था 90 के दशक में, उसको अपने नए धार दे करके अपोजिशन को ले आना होगा। हालांकि उसके बावजूद मजबूत नेतृत्व और राष्ट्रवाद, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसका एडवांटेज बीजेपी के पास रहेगा। अपोजिशन अभी नेता तय करने की स्थिति में नहीं है, आगे भी नेता तय करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि तमाम सर्वे जो हो रहे हैं उसमें दूसरे नंबर पर राहुल गांधी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में बहुत ज्यादा का फर्क है। तो उस मुद्दे पर नहीं जाना होगा। लीडरशिप को चैलेंज करने के लिए अभी उसमें अगर अपोजिशन न पड़े तो वो ज़्यादा बेहतर है। राष्ट्रवाद को भी उस तरह से चैलेंज नहीं कर सकते हैं, तमाम पार्टियों को वो एक तरह से किसी न किसी लेवल पर उसका समर्थन करना होगा। दो ऐसे मुद्दे हैं, दो ऐसे नैरेटिव है, जो एक वास्तविक तस्वीर है देश की, आम आदमी की जो परेशानियां हैं उनको सामने रख के अपोजिशन एक नया नैरेटिव बना सकता है। और दूसरा जो सोशल जस्टिस का है, जो सामाजिक न्याय का है, जो सोशल इक्वेशन बनाने का, सोशल इंजीनियरिंग करने का है, वो काम अपोजिशन की पार्टियां कर सकती हैं। तो इस सर्वे की जो मोटी तस्वीर है वो ये बता रही है कि अपोजिशन का अलायंस होने से मुकाबला नजदीकी हो गया है और उस नजदीकी मुकाबले में को अब अगर अपनी तरफ अपोजिशन को करना है तो उसके लिए नए नैरेटिव बनाने होंगे, उसका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो तय करना होगा और अपने अलायंस को और सीमेंटेड करना होगा, ताकि जहां बिखरा हुआ हो, जरा सा भी बिखराव हो या जहां लगता हो कि उसके अलायंस के बावजूद बीजेपी को बढ़त है ज़्यादा की, तो वहां कौन नया फैक्टर जुड़ सकता है, कौन नई पार्टी जुड़ सकती है, किस तरह का वहां सोशल इक्वेशन बनाया जा सकता है। इन सब चीज़ों पर अब अपोजिशन की पार्टीज को ध्यान देना होगा, अपना अलायंस ज़्यादा सीमेंटेड करना होगा। लीडरशिप और दूसरे मुद्दों में फंसने की बजाय नैरेटिव पर काम करना होगा। अपोजिशन का अलायंस बनने के बाद अब नैरेटिव पर काम करना होगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।